नमस्कार, हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाई बहनों, सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे क्या है खबरें खेती में, तो आइए देखते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं की सुरक्षा के लिए किसान भाई HSBQ का टीकाकरण अवश्य कराएं। कम बारिश वाले इलाके में धान की खेती के लिए स्प्रिंकलर है बेहतर तकनीक। अमरूद के उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति सिन्हा आपके साथ। अब खबर विस्तार से। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री शाह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारतीय कृषि क्रांति के महान मार्गदर्शक थे। कृषि के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया बल्कि करोड़ों किसान के जीवन को भी संबल दिया। भारत को खाद्यान्न संकट से उबारने में निर्णायक भूमिका निभाई। मैं प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने केवल अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ाया बल्कि किसान को भारत की रीढ़ की हड्डी के रूप में स्थापित किया, रीढ़ का हड्डी बनाया। हम सभी किसान भाइयों के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन जी का जीवन यात्रा एक प्रेरणा देता है। उनका सपना था समृद्ध किसान सशक्त भारत। बिहार सरकार उसी दिशा में कार्यरत है। बरसात का मौसम जहां किसानों के लिए चारे की हरियाली लाता है, वहीं यह पशुओं में खतरनाक बीमारियों का भी खतरा बढ़ा देता है। खासकर HS और BQ जैसी संक्रामक बीमारियां इस मौसम में तेजी से फैलती हैं, जो कई बार पशुओं की जान तक ले लेती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि HS यानी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और BQ यानी ब्लैक क्वार्टर दोनों ही बैक्टीरियल रोग हैं जो पशुओं में अचानक बुखार, सूजन, भूख न लगना और तेज़ कमजोरी जैसे लक्षणों के साथ प्रकट होते हैं। कई बार इनसे पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। पशु चिकित्सक इस मौसम में HSBQ टीकाकरण को जरूरी बताते हैं। यह टीका लगाने से पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सरकार और पशुपालन विभाग द्वारा भी समय समय पर टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। जो भी पशुपालक भाई टीका नहीं करा पाए हों, वो इसका बाज़ार से टीका खरीद करके और पशुओं को 4 ml की मात्रा या फिर जो भी डोज की मात्रा वायल पे लिखा हो, अलग अलग कंपनी का डोज की अलग मात्रा होती है, तो जो मात्रा जो वायल पे लिखा हो उसके अनुसार उतना डोज जो है पशु को मांसपेशीगत अथवा चमड़ी या मांस के बीच में उसके माध्यम से पशु को दें। और ये साल में एक बार ही टीकाकरण कराना होता है HSBQ का। बिहार के कम बारिश वाले इलाकों में धान की खेती को लेकर अब एक नई उम्मीद जगी है। परंपरागत तरीके की जगह किसान स्प्रिंकलर तकनीक को अपना रहे हैं। इस तकनीक से खेतों में कम पानी में भी पर्याप्त नमी बनी रहती है और फसल को संतुलित पोषण मिलता है। नतीजा ये है कि उत्पादन बढ़ रहा है और लागत घट रही है। स्प्रिंकलर तकनीक से उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है और खेती भी ज्यादा टिकाऊ बन रही है। यही वजह है कि सूखे और कम बारिश वाले क्षेत्रों में यह तकनीक धान की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है। किसान भाई परंपरागत फसलों के साथ फलों की खेती करके भी बेहतर लाभ कमा सकते हैं। इन्हीं में से एक है अमरूद। अमरूद की खेती की खास बात यह है कि इसकी खेती साल में 2 बार की जा सकती है।
इस तरह एक बार इसकी अच्छी किस्म का चुनाव करके इससे 30 साल तक मुनाफा कमाया जा सकता है। इलाहाबाद सफेदा, लखनऊ 49 ललित एवं श्वेता अमरूद के उन्नत प्रभेद हैं, जिसकी खेती किसान भाइयों को अधिक मुनाफा दिला सकती है। आज बाजार में कई ऐसे कृषि उपकरण हैं जो किसानों की खेती का काम आसान कर देते हैं। उनमें से एक है रोटावेटर। रोटावेटर ट्रैक्टर के साथ कार्य करने वाली मशीन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से बीज की बुआई के समय किया जाता है। किसान भाई अगर अपने खेतों में रोटावेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार आता है। इसके अलावा इसके उपयोग से समय, लागत एवं ईंधन की भी बचत होती है। वैशाली जिले के एक प्रगतिशील किसान ने पारंपरिक खेती से अलग राह चुनकर भिंडी की खेती में सफलता हासिल की है। मेहनत, तकनीक और आधुनिक तरीकों से उन्होंने खेती को लाभकारी बना दिया है। वैशाली जिला के युवा किसान अमरजीत ने कुछ वर्ष पहले धान और गेहूं जैसी परंपरागत फसलों के बजाय भिंडी की खेती शुरू की। शुरू में अमरजीत ने इसे जोखिम भरा कदम माना, लेकिन आज यही खेती उनकी पहचान और आय का बड़ा स्रोत बन गई है। वैज्ञानिक पद्धति, बेहतर बीज और उचित सिंचाई से उनकी फसल हरी भरी रहती है। स्थानीय और बाहर के बाजारों में भिंडी की लगातार मांग है, जिससे उनकी आय दोगुनी हो गई है। भिंडी की खेती ने उन्हें रोजगार ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता भी दी है। मैं ये भिंडी का खेती आज से 3 मंथ पहले हमने इसको लगाया था और इसका जो बीज है वो 1 कट्ठे के अंदर 50 ग्राम लगता है और अभी 60 दिन का जब पौधा हो जाता है तो ये फलना शुरू हो जाता है और अभी तक हमने इसमें से कम 15 से 20 बार इसमें से तोड़ चुके हैं और कम से कम 70 से 80 बार और इसमें से हम फसल को तोड़ेंगे और इसमें जो अभी अच्छा खासा आमदनी जो हमारा खर्च था वो ऑलमोस्ट अभी तक हमारे से खर्च निकल चुका है और अब जो भी आगे होगा ये हमारा प्रॉफिट ही है यहाँ से। दरअसल वैशाली की मिट्टी और जलवायु भिंडी के लिए उपयुक्त है। वैज्ञानिक तकनीक से खेती करने पर किसान बेहतर उत्पादन और अधिक लाभ कमा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी भाव पर। आइए अब चलते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में। आज जानते हैं चावल एवं गेहूं के ताज़ा भाव। लोकल गेहूं 4000 रुपये प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 4300 रुपये प्रति क्विंटल, उष्णा चावल 7000 रुपये प्रति क्विंटल, बासमती चावल 11000 रुपये प्रति क्विंटल। चलते चलते अब एक नजर मौसम के पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे, जिस कारण वातावरण में नमी रहेगी। हालांकि शाम तक कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे खबरें खेती की में मंडी भाव उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ में जाना मौसम का हाल। कार्यक्रम में बहुत कुछ है आगे भी, लेकिन अभी हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन की। जी हाँ, स्वच्छ दूध उत्पादन है क्या, इसका लाभ किसान भाई कैसे ले सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है स्वच्छ दूध उत्पादन में। इसके लिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जायसवाल जी के पास। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे स्वच्छ दूध उत्पादन। एक्चुअली स्वच्छ दूध होता क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए पशुपालक किसान भाइयों को, किन किन बातों पर ध्यान देना है और स्वच्छ दूध के क्या तरीके हैं, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित जायसवाल जी, वेटनरी कॉलेज पटना से। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअली स्वच्छ दूध उत्पादन है क्या? जब दूध थन के अंदर होता है तो वो दूध स्वच्छ होता है। हम इसे स्वच्छ इसलिए बोल रहे हैं कि इसके अंदर सूक्ष्मजीवी की गणना ना के बराबर है। लेकिन जैसे ही हम दूध का दोहन करते हैं, दूध थन के बाहर आता है तो वह वातावरण के कांटेक्ट में आता है, जिससे कि कई सारे सूक्ष्मजीवी दूध के अंदर में आ जाते हैं और उनकी गणना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो जब हम दूध का दोहन कर रहे हैं उस समय अगर हम कुछ प्रक्रिया अपनाएं जिससे कि दूध में कम से कम सूक्ष्मजीवी की गणना हो और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहे, ताकि हम उसको काफ़ी समय तक रख सकें और उसका प्रसंस्करण कर सकें, इसमें जो भी हम प्रक्रिया अपना रहे हैं उसे हम स्वच्छ दूध उत्पादन बोलेंगे और उससे जो दूध हमें मिल रहा है उसे हम स्वच्छ दूध बोलेंगे। जैसा कि आपने बताया कि स्वच्छ दूध उत्पादन है क्या और यह किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण और कितना लाभदायक है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो स्वच्छ दूध है उसमें सूक्ष्मजीवी की गणना बहुत कम होगी, लेकिन अगर हम इसी स्वच्छ दूध को जब हम उसका दोहन कर रहे हैं और इसमें सूक्ष्मजीवी की गणना बढ़ती है तो इसका क्वालिटी या गुणवत्ता धीरे धीरे खराब हो जाती है, जो कि किसानों के लिए महत्व की बात है। अगर किसी दूध की सूक्ष्मजीवी गणना बहुत ज़्यादा है तो वो दूध जल्दी ख़राब हो जाएगा और किसान उसे उसका विक्रय नहीं कर सकता, उसको किसी उत्पाद में नहीं कन्वर्ट कर सकता, तो उसे बहुत लॉस हो सकता है। लेकिन अगर किसान ने स्वच्छ दूध उत्पादन का प्रक्रिया अपनाया है दूध दोहन के दौरान, तो उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है, उसमें सूक्ष्मजीवी गणना की मात्रा कम रहती है और दूध को हम अलग अलग प्रसंस्कृत या मूल्यवर्धित उत्पाद में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्वच्छ दूध उत्पादन के दौरान हमें हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक या ज़रूरी हो जाता है? जब हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात करते हैं तो हमें 3 मुख्य स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए। पहला स्रोत है पशु, दूसरा है ग्वाला जो कि दूध दोहन कर रहा है, तीसरा वातावरण। तो अगर हम पशु की बात करें
तो जब हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हमेशा दूध का दोहन हमें किसी स्वस्थ पशु से ही करना है। पशु हमारा किसी भी रोग से, जैसे कि ब्रुसेलोसिस हो गया, टीबी, जेडी, इन सब रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर इन सब रोगों से हमारा पशु ग्रसित है और ग्वाला उससे दूध का दोहन कर रहा है, पहला चीज़ कि दूध हमारा जो है वो अस्वच्छ हो जा रहा है, वो तो हो ही रहा है, साथ साथ जो ग्वाला है उनको इन सब बीमारियों से उनका इन्फेक्शन हो सकता है और उनको बीमारी लग सकती है। दूसरा, जब भी हम पशु का दूध दोहन करने जाएं तो उसको 1 घंटा पहले हम उसकी साफ़ सफाई कर लें। उसके थन को हम लोग अच्छे से धो के पोंछ के उसको सुखा लें। दूसरा, जो सफाई का या स्वच्छ दूध उत्पादन का हमारा कंपोनेंट है वो है ग्वाला, या जो दूध दोहन का कार्य कर रहे हैं। तो दूध दोहन का कार्य उन्हीं ग्वाले से कराएं जो स्वस्थ हों, जिनमें किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो, जैसे कि उन्हें कोई सर्दी ना हो, खांसी ना हो, बुखार ना हो, उनके हाथ और पैर वगैरह में कोई चोट ना लगा हो। अगर कहीं चोट लगा भी हुआ है तो हमें उस चोट को ढक देना है। कुछ मूल बातों का ध्यान रखकर दूध की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ जो वैसे प्रत्येक किसान जो गौ पालन करते हैं कम खर्च में कैसे स्वच्छ दूध उत्पादन कर सकते हैं। जब हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हमारे किसान भाई स्वच्छ दूध उत्पादन पहले से अपनाते आ रहे हैं, वो करते आ रहे हैं, वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन किसान भाई अगर कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें तो हमारा जो स्वच्छ दूध उत्पादन का प्रक्रिया है वो और सफल हो जाएगा। जैसे कि जब भी वो दूध दोहन का काम कर रहे हैं तो जब वो दूध निकाल रहे हैं तो वो अंगूठे का इस्तेमाल ना करें। थन पे लगा के जब हम दूध निकालते हैं तो क्या होता है कि जो थन है उसमें चोट लग जाती है, तो वहाँ से दूध में उस चोट के कारण कई सारे सूक्ष्मजीवी आ जाते हैं और दूध की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। दूसरा, जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्तन को धोने के लिए, और दूसरा जो गाय का थन है, आंचल है, उसको धोने के लिए, वो पानी हमारा हमेशा साफ़ सुथरा हो। अगर पानी साफ़ सुथरा नहीं होगा तो जो थन पे पहले से कंटामिनेशन रहेगा और वो दूध की गुणवत्ता को ख़राब कर देगा। और तीसरी बिंदु ये है जो नॉर्मली किसान भाई करते आए हैं कि वो जब भी दूध दूहने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो दूध में कभी कभी सरसों की थन में कभी कभी सरसों का तेल लगा देते हैं, या दूध दूहते समय उस पर दूध लगा देते हैं या पानी लगा देते हैं उसको गीला करने के लिए, ताकि जो दूध दूहन का कार्यक्रम में या उस प्रोसेस में उनको कम मेहनत लगे। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप कभी भी दूध दूहते समय थन में कुछ भी ना इस्तेमाल करें, ना आपको दूध लगाना है, ना पानी लगाना है, ना सरसों का तेल लगाना है। उससे हमेशा सूखा रखना है और नकलिंग मेथड को वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो इससे किसान भाई का जो स्वच्छ दूध उत्पादन का प्रोग्राम है या मेथड है वो अच्छे से हो पाएगा और उसमें ज़्यादा खर्च नहीं होगा और दूध की स्वच्छता और गुणवत्ता बरकरार रहेगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के स्वच्छ दूध उत्पादन किया जा सकता है, इतना भी मुश्किल नहीं, और आप वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब हमारे पशुपालक किसान भाइयों को ये बताइए कि इसको लेकर भी सरकार की कोई योजनाएं हैं या ट्रेनिंग दी जाती है हमारे पशुपालकों को? अगर हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात करें और किसान भाई की बात करें तो हमारे किसान भाई अपने आप में एक वैज्ञानिक हैं और वो स्वच्छ दूध उत्पादन को करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसके लिए उन्हें खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे कृषि दर्शन जैसे कार्यक्रम या जब हमारे यहाँ किसान भाई ट्रेनिंग में आते हैं तो हमको स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में बताते हैं और हमारे किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमें हमारे किसान भाइयों को कुछ खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी हमें मौका मिलता है तो हम किसान भाइयों को इनके बारे में जानकारी देते हैं, इसके फ़ायदे के बारे में बताते हैं ताकि दूध की गुणवत्ता बरकरार रहे। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के दूध की गुणवत्ता को हम बढ़ा सकते हैं और साथ में कई बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आपने जाना स्वच्छ दूध उत्पादन को। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, जो है सरकार की योजनाओं से जुड़ी। जी हाँ, अगर सरकार की योजनाओं की जानकारी आपको ना मिले तो आप इसका लाभ कैसे लेंगे? जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार की योजनाओं को। तो आइए देखते हैं इस फिल्म के माध्यम से कि आज की सरकार की क्या योजनाएं हैं और किसान भाई इससे कैसे लाभ ले सकते हैं। तो आइए देखें। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज।
मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए।
अभी आपने जाना स्वच्छ दूध उत्पादन को और साथ में जाना फिल्म के माध्यम से सरकार की योजनाओं को। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।